यूपी का छत्तीसगढ़, जिसमें थाने के अंदर होता था, महिलाओं के साथ होता था अत्याचार, दरिंदगी का व्यवहार। सुनीता देवी टूटी चारपाई पर लेटी थी। वह इतनी बूढ़ी थी कि अब कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। उनकी बेटी रिया ही घर का वाहिद सहारा थी। रिया ने माँ को तसल्ली दी। माँ, आप फिक्र मत करें, मैं आज निकलती हूँ। कहीं ना कहीं से कोई काम मिल ही जाएगा। शेरू कुत्ता भी साथ खड़ा था। रिया ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, तू भी चल मेरे साथ। रिया गलियों में निकल गई। अमीर लोगों के घरों पर जाकर पूछती रही, दीदी, कोई काम हो तो बता दीजिए। बर्तन, कपड़ा, झाड़ू कुछ भी कर लूंगी। मगर हर जगह से इनकार मिलता रहा। किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, किसी ने बात तक न की। शाम ढलने लगी तो रिया के कदम चौकी के पास जा रुके। उसने चौकी की तरफ देखा और दिल में कहा, ये तो आवाम की खिदमत के लिए होते हैं, शायद यहाँ कोई सफाई या मेज का काम मिल जाए। वो आगे बढ़ी और अदब से बोली, साहब, मुझे कोई काम चाहिए। मेरी माँ बूढ़ी है, घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है। अगर कोई काम हो तो बता दीजिए। चौकी में बैठे 3-4 पुलिस वाले उसकी बात सुनकर हंसने लगे। एक ने कहा, अरे भाई, ये भी आई है काम मांगने, कौन सा काम करेगी ये? दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, काम तो बहुत है, लेकिन यह समझ ले, वो काम है जो सबके बस का नहीं। तीसरे ने जोर से हंसते हुए कहा, चलो अंदर आ जाओ, फिर बताते हैं क्या काम है। रिया के चेहरे पर खौफ छा गया। उसने जल्दी से कहा, साहब, बराए करम मजाक न करें। अगर साफ सीधा काम है तो बता दीजिए। मैं भीख नहीं मांगना चाहती, मेहनत कर लूंगी। शेरू ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। पुलिस वाले हंसकर उसे धमकाने लगे, कुत्ते को बाहर बांध दें, वरना यहीं गोली मार देंगे। इतने में अचानक चौकी के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, ये सब क्या हो रहा है? सब खामोश हो गए। सामने बड़े अफसर राकेश्वर सिंह खड़े थे। उनकी पेशानी पर बल पड़ गए थे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम लोग पुलिस वर्दी पहनकर औरतों को तंग करते हो, शर्म नहीं आती? चौकी का माहौल एकदम बदल गया। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे और रिया सहमे हुए अंदाज में वहीं खड़ी थी। शेरू अभी भी धीरे धीरे गर्रा रहा था। राकेश वर्मा के गुस्से की आवाज से पूरा थाना एक लम्हे को सन्नाटे में डूब गया। बाकी पुलिस वाले शर्मिंदा होकर चुप बैठ गए। उन्होंने रिया को देखते हुए नरम लहजे में कहा, हाँ बेटी, तुम बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? रिया ने डरते डरते जवाब दिया, साहब, मैं तो सिर्फ काम मांगने आई थी। मेरी माँ बूढ़ी हैं, बीमार हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। अगर कोई सीधा काम मिल जाए तो मैं कर लूंगी। राकेश वर्मा ने सर हिलाया और कहा, काम तो मिलेगा, तुम फिक्र न करो। हाँ, तुम्हें उजरत भी मिलेगी, ताकि तुम माँ के लिए दवाई ले सको। अभी के लिए एक काम है, थाने की सफाई कर दो। रिया की आंखों में उम्मीद झलकने लगी। उसने कहा, जी साहब, मैं अभी कर देती हूँ। राकेश वर्मा ने इशारा करते हुए कहा, लेकिन पहले यह कुत्ता बाहर कर दो। थाने के अंदर जानवर नहीं आ सकते। रिया ने शेरू की तरफ देखा। वो जोर जोर से दुम हिला रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो, मैं साथ हूं। रिया ने धीरे से कहा, शेरू, बाहर जा, मैं अभी आती हूं। शेरू ने रोका, मगर आखिरकार रिया के कहने पर वो थाने के गेट के बाहर बैठ गया। रिया अंदर गई। उसे साथ वाले कमरे में भेज दिया गया, जहां सफाई का सामान रखा था। उसने झाड़ू उठाया और कोने कोने से सफाई करने लगी। लेकिन चंद मिनट बाद अचानक पीछे से कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रिया चौंकी। मुड़कर देखा तो राकेश वर्मा अंदर आ चुका था। उसके चेहरे पर वही सख्ती नहीं थी जो अभी पुलिस वालों पर गुस्सा करते वक्त थी। अब उसकी आंखों में नापाक नियत साफ झलक रही थी। रिया ने लरजती आवाज में कहा, साहब, आपने कहा था साफ काम दोगे। मैं तो आपको अच्छा इंसान समझ रही थी। राकेश वर्मा ने तंजिया हंसी के साथ कहा, हाँ, काम तो यही है, पैसे भी मिलेंगे। इज्जत बचा के भूख नहीं मिटती बेटी। रिया पीछे हटने लगी। नहीं साहब, बराहे इकरम ऐसा ना कीजिए, मैं तो सिर्फ अपनी माँ के लिए काम मांगने आई थी। बाहर दरवाजे के पास खड़े दूसरे पुलिस वाले दबे दबे हंस रहे थे। किसी ने कहा, साहब का कमाल है, देखो आज किसके नसीब जागे हैं। शेरू गेट के बाहर जोर जोर से भौंकने लगा। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर दूसरे सिपाहियों ने हंसते हुए गेट बंद कर दिया। कमरे के अंदर रिया की आवाज दबने लगी। उसके आंसू गिर रहे थे, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। वो चीखी, छोड़िए मुझे, मगर दीवारों ने उसकी पुकार वापस लौटा दी।
वक्त जैसे थम गया। शेरू का भौंकना और बाहर वालों के कह कहे फजा में गूंजते रहे। फिर अचानक सब खामोश हो गया। राकेश वर्मा ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस बाहर फेंक दो। आदेश सुनते ही उसे चौकी के बाहर गली में डाल दिया। शेरू भागकर उसके पास आया और जोर जोर से रोने जैसी आवाज निकाली। रिया आंखें बंद किए जमीन पर गिरी थी। उसकी हिम्मत, उसकी इज्जत, सब कुछ रौंद दिया गया था। रात गहरी हो चुकी थी। झोपड़ी के दरवाजे पर लालटेन मध्यम रोशनी दे रही थी। सुनीता देवी बार बार दरवाजे की तरफ देखती थी। दिल में खौफ और आंखों में इंतजार था। आखिरकार रिया लौटी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। आंखों में जान नहीं थी। दुपट्टा गर्दों गुबार से अटा हुआ और आंसुओं के निशान चेहरे पर साफ झलक रहे थे। उसके साथ शेरू भी था, जो मुसलसल कसमसा रहा था, जैसे वह सब कुछ कहना चाहता हो। रिया को देखते ही सुनीता देवी चीख मारकर रोने लगी। बेटी, ये क्या हाल बना लिया तेरा? रिया मां की गोद में गिर गई। दोनों रोती रहीं। सारी रात वो मां बेटी एक दूसरे को देखकर टूटती रही। सुनीता देवी की जुबान पर एक ही जुमला बार बार आता रहा, अगर मुहाफिज ही जुल्म करें तो फिर हम जाएं कहां? सुबह का वक्त हुआ। सुनीता देवी ने रिया का सर सहलाते हुए कहा, चल बेटी, हम इंसाफ मांगने चलते हैं। रिया कांप गई। मां नहीं, वहां मत जाना, वहां सब एक जैसे हैं। लेकिन सुनीता देवी बुज़्द हो गई। बेटी, अगर हम बोलेंगे नहीं तो यह जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। वो रिया को घर पर छोड़कर तन्हा थाने की तरफ निकली। चौकी पर पहुंची तो सीधा डेस्क पर जाकर कहा, मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूं, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। पुलिस वालों ने तंजिया हंसी के साथ पूछा, कैसी रिपोर्ट? सुनीता देवी ने कांपती आवाज में कहा, कल रात आपके थाने के अंदर आपके अफसर राकेश शर्मा ने मेरी बेटी के साथ जुल्म किया है। ये सुनते ही सब पुलिस वाले भड़क उठे। चुप कर, राकेश साहब एक इज्जतदार अफसर हैं। तुम जैसी औरतों की क्या हैसियत है कि उन पर इल्जाम लगाओ? सुनीता देवी ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी बेटी की जान बर्बाद हो गई है। एक सिपाही ने गुस्से में कहा, चल दफा हो जाए यहां से, वरना ऐसा अंजाम करेंगे कि तेरा नामो निशान नहीं बचेगा। वो बेचारी रोती हुई बाहर निकल रही थी कि अचानक एक बड़ी गाड़ी थाने के गेट पर रुकी। दरवाजा खुला और एक बावकार औरत बाहर निकली। वर्दी पर डीएसपी नेहा वर्मा का बैज चमक रहा था। सुनीता देवी ठिठक गई। हौसला करके उनके करीब जाकर बोली, बेटी, मेरी फरियाद सुन लो, मेरी बेटी की इज्जत लूट ली गई है। पुलिस वाले फौरन बीच में आ गए। मैडम, इसका दिमाग ठीक नहीं है, पागल है ये, कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती है। सोनिया वर्मा रुक गई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, खामोश रहो, मैं खुद सुनूंगी। फिर उन्होंने सुनीता देवी के करीब जाकर नरमी से पूछा, अम्मा जी, क्या हुआ है आपके साथ? सुनीता देवी ने रोते रोते सारा वाकया सुनाया। पुलिस वाले बार बार कहते रहे, झूठ है सब, राकेश साहब बहुत नेक आदमी है। नेहा वर्मा ने संजीदगी से कहा, अम्मा जी, क्या आपके पास कोई सबूत है? सुनीता देवी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ मेरी बेटी की टूटी हुई हालत है। नेहा वर्मा ने लंबी सांस ली और बोली, बगैर सबूत के हम केस आगे नहीं बढ़ा सकते। माँ जी, आपको सबूत देना होगा। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे यही उम्मीद थी कि तुम इंसाफ दोगी, मगर लगता है यहां भी इंसाफ नहीं मिलने वाला। वो धीरे धीरे कदमों से वापस चलने लगी। सुनीता देवी चुपचाप चल रही थीं कि अचानक पीछे से तेज भौंकने की आवाज आई। शेरू दरवाजे पर खड़ा था। वो बेचैनी से भौंक रहा था, जैसे किसी को पुकार रहा हो। सिपाही डर के पीछे हट गए। शेरू आगे भागा। नेहा ने एक लम्हा सोचा, फिर उसके पीछे चल पड़ी। वो तेजी से गलियों से गुजरकर उन्हें सुनीता देवी की झोपड़ी तक ले आया। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि रिया कोने में बैठी थी, सर झुकाए, और सुनीता देवी उसके पास रोती जा रही थी। नेहा ने आहिस्ता कहा, अम्मा जी, मैं आपकी बात सुनने आई हूं, सच जानना चाहती हूं। सुनीता देवी ने हाथ जोड़ दिए। बेटी, अगर मुहाफिज ही दरिंदे बन जाए तो हम जाएं कहां? इंसाफ दिलाओ, वरना हम जीते जी मर जाएंगे। रिया ने हिम्मत करके नेहा को सब कुछ बताया। कमरे की खामोशी में उसकी आवाज लरज रही थी। शेरू करीब बैठा रिया को देखता रहा, जैसे गवाही दे रहा हो। नेहा की आंखें नम हो गईं। वह एक लम्हे के लिए रुकी और बोली, नहीं, अब और नहीं। अगर ये सब सच है तो मुझे कुछ करना होगा। और तुम्हारा यह कुत्ता ये आम कुत्ता नहीं है, ये समझदार साथी है।
उसी वक्त उनके जहन में एक ख्याल आया। नेहा ने साजिश बनाया। एक आम सी गरीब और थकी हारी औरत बनकर दोबारा उसी थाने में पहुंची। कपड़े फटे, पुराने चेहरा मिट्टी से अटा हुआ। सिपाहियों ने तंजिया नजर डाली। हाँ भाई, क्या चाहिए? सोनिया ने धीमी आवाज में कहा। साहब, भूख लगी है, कुछ मदद कर दें, थोड़े से पैसे दे दें। राकेश शर्मा बाहर आया, तेज आंखें, गुरूर से भरा लहजा। पैसे हाँ दूंगा, लेकिन पहले एक काम करना होगा। नेहा ने मासूम बनकर पूछा। क्या काम? साहब, राकेश ने इशारा किया। चल, इस कमरे में जा, अंदर सफाई करनी है। नेहा झिझकते हुए अंदर चली गई। कमरे में खामोशी थी। अचानक दरवाजा बंद हुआ और राकेश पीछे आ गया। उसकी आंखों में दहशत थी। अब मैं बताता हूं तुझे, यहां जो भी लड़की आती है, कैदी हो या शिकायत लेकर, कोई मुंह से बच नहीं पाती। ये मेरा खेल है। सारी की सारी मेरे सामने झुक जाती है। पूरा शहर जानता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। नेहा के कदम कांप गए। तुम सबके साथ ऐसा करते हो? राकेश ने कलगा लगाया, हिंदी उर्दू लहजे के साथ। हाँ, और ना जाने कितनी और लड़कियां अभी बाकी हैं। उसी लम्हे कमरे की खिड़की के पास हल्की सी हलचल हुई। बाहर शेरू बैठा था। उसके मुंह में मोबाइल था, कैमरा ऑन। जिस तरह सोनिया ने प्लान बनाया था, वैसे ही हो रहा था। शेरू हर पल रिकॉर्ड कर रहा था। राकेश करीब आया, हाथ बढ़ाया। नेहा ने जोर से धक्का दिया। वो चिल्लाई, दूर रहो मुझसे। राकेश झपटा, लेकिन उसी वक्त शेरू जोर से भौंका। आवाज ऐसी थी कि पूरे थाने में गूंज गई। सिपाही बाहर से हड़बड़ाकर खड़े हो गए, लेकिन अंदर आने की हिम्मत न हुई। राकेश चौंका और एक लम्हे को रुक गया। नेहा ने मौका देखकर दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकल गई। राकेश पीछे दौड़ा, लेकिन शेरू सामने आ गया। दांत निकालकर रास्ता रोक लिया। बाकी सिपाही भी खौफ के मारे पीछे हट गए। नेहा अंधाधुंध भागती रही। गलियों से गुजरते हुए वह सीधी सुनीता देवी की झोपड़ी पहुंची। कुछ देर बाद शेरू भी आ गया। उसके मुंह में वही मोबाइल था। उसने आकर सीधा नेहा के कदमों में रख दिया। नेहा ने कांपते हाथों से मोबाइल खोला, रिकॉर्डिंग चलाई। हर लफ्ज, हर कहकहा, हर जुल्म, सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। नेहा ने बोला, कल जो हमने किया वो सिर्फ शुरुआत थी। अब हमें इसकी असल सच्चाई सबके सामने लानी है। और इस बार सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि इसका इकरार इसके अपने मुंह से सबके सामने। सुनीता देवी के लरजते होठों पर दुआ थी। बेटी, खुदा करे तुम कामयाब हो, वरना हमारा ये दुख कभी खत्म ना होगा। नेहा ने रिया का हाथ थामा। रिया, हिम्मत चाहिए। कल तुम्हें दोबारा उस थाने जाना होगा, लेकिन याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। मैं और शेरू तुम्हारे साथ होंगे। हर पल शेरू जैसे समझ गया हो। वो भौंका और दुम हिलाई। दूसरे दिन दोपहर को आयशा हिम्मत करके कलारपुर थाने पहुंची। राकेश वर्मा ने उसे देखते ही चौंक कर कहा, तुम दोबारा आ गई? रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, कल जो तुमने मेरे साथ किया वो गलत था। मैं तुम्हारे खिलाफ जाऊंगी, तुम्हें कानून के कटहरे में खड़ा करूंगी। राकेश हंसा जहरीली मुस्कुराहट के साथ। हाँ हाँ, कानून। यहां कानून मैं हूं। अगर तुमने आवाज उठाई तो यहीं इसी वक्त तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वो उसे बाह से खींचकर फिर उसी कमरे में घसीट ले गया। दरवाजा बंद हुआ। रिया कांप रही थी, मगर अंदर ही अंदर जानती थी ये सारा एक प्लान है। राकेश उसके बाल खींचता, दुपट्टा नोचने लगा और धमकी देता, यही हाल हर लड़की का होता है जो यहां आती है। कोई बच नहीं सकती। मैंने तेरे साथ किया, हाँ, और हर उस लड़की के साथ किया जो यहां आई, कैदी हो, शिकायत लेकर हो। सबको तोड़ देता हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं यही होता रहेगा। ये मेरा थाना है, मेरा राज है। यही अल्फाज थे जो सोनिया को चाहिए थे, क्योंकि पर्दे के पीछे कैमरा ऑन था। सोनिया ने खुद रिकॉर्डिंग शुरू की थी। हर लफ्ज, हर जुल्म, हर एतराफ मोबाइल में कैद हो रहा था। अचानक दरवाजा खुला। शेरू अंदर कूदा और राकेश पर झपटा। उसके बाजू पर दांत गाड़ दिए। राकेश चीखा, हाथ लहूलुहान हुआ। उस मौके पर रिया दौड़कर बाहर निकल गई। सोनिया ने जल्दी से मोबाइल संभाला। सबूत अब उनके हाथ था। दूसरे दिन शहर के मीडिया हॉल में हुजूम था। अगले दिन नेहा वर्मा ने बड़े से मॉल में मीटिंग बुलाई, जिसमें आईएसपी, डीएसपी और डीएम और खुद राकेश भी था। सभी लोग मौजूद थे। जहां राकेश वर्मा की वीडियो को बड़े स्क्रीन पर दिखाया गया। राकेश हैरानी के साथ गुस्से में था, लेकिन यहां उसकी कोई तरकीब काम नहीं आई और डीएम ने गुस्से और सख्त लहजे में बोली,
इस राकेश को पुलिस जैसे पवित्र स्थान में रहने का हक नहीं है। राकेश और उनके साथियों को तत्काल निलंबित किया जाए और पूरे थाने को सील किया जाए। दोस्तों, आपको अगर ये दिल छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।